हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। सुबह से इंदौर के व्यस्ततम चौराहे पर पुलिस द्वारा लोगों को रोका जा रहा था और उनसे बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा था। पुलिस ने मोर्चा संभाला, रोड पर बैरिकेडिंग कर फालतू घूमने वालों को बेरंग लौटाया। हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। अनावश्यक घूमने, साइकिलिंग करने वालों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। सभी चौराहों पर 2 बसें खड़ी कर दी गई हैं, भर भर के ले जाने के लिए। अपने घर रहें, पूर्णतः लॉकडाउन है। अनावश्यक बाहर घूमने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। के लिए ही बाहर निकले, पूर्णतः लॉकडाउन है। अनावश्यक बाहर घूमने पर आप सभी पे कार्रवाई की जाएगी। ऑटो, टैक्सी सब प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है। कृपया बाहर न निकले। मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग सब प्रतिबंधित है। इंदौर में हुई कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया कि इंदौर में जनता कर्फ्यू लगाया जाए। बैठक के बाद इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा यह बताया गया कि लॉकडाउन में सख्ती होगी। अनावश्यक घर से निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई तरह की छूट को वापस लिया जा रहा है। अनावश्यक घूमने वाले और विरोध करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। सब्जी, दूध और किराना को छूट रहेगी। अस्थायी सब्जी मंडी बंद कराएंगे। सिर्फ 20 पेट्रोल पंप ही खुले रहेंगे। उद्योग गतिविधि चालू रहेगी। निर्माण कार्य बंद होंगे। ऑटो और टैक्सी को सिर्फ मरीज के लिए परिवहन की छूट दी जाएगी। लोक परिवहन बंद रहेंगे। मॉर्निंग वॉक पर भी प्रतिबंध रहेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी प्रतिबंधित रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी सख्ती होगी। अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये सभी की मांग भी है, शहर में बहुत लोगों ने मांग की है और सभी स्तर पे मांगे गई हैं कि सब जिस तरह की परिस्थिति है संक्रमण की, थोड़ा इसकी स्पीड को रोकने के लिए कुछ समय के लिए जनता कर्फ्यू होना चाहिए। तो कल से हम लोग उसका सुबह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू का तात्पर्य है कि सभी लोग अनावश्यक ना निकले अपने घरों से, घरों में ही रहें अपने। तो उसकी तरह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स भी बंद, कार्रवाई एक्टिविटी बंद रहेगी। सुबह से ही पुलिस रहेगी, ना कोई खेलने जाएगा, सब घरों में रहेंगे। 30 तारीख तक की बात है, घर में रहे। मॉर्निंग वॉकिंग में देखा गया है कि लोग झुंड में घूमते हैं बिना मास्क के और बहुत वायलेशन होता है और वो कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल पालन नहीं होता है। तो मॉर्निंग वॉक बंद की जा रही है, कल से सुबह से ही शुरू की जाएगी। केवल सारे कार्यालय बंद किए जा रहे हैं, सारे, चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, सारे कार्यालय बंद रहेंगे। कोई मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगा। केवल अत्यावश्यक सर्विसेज के जो कार्यालय हैं, फायर ब्रिगेड हो गया, नगर निगम हो गया, रेवेन्यू, पुलिस या इससे जुड़े हुए जो अभी फायर इसमें लगे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जो लगे हैं वो अलाउड रहेंगे। केवल इंडस्ट्रीज़, उनके प्रबंधन जो सुपरवाइजरी स्टाफ है 25% पे आ सकेगा। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट नगर में मैंने एसोसिएशन से बोला है कि वो सीमित संख्या में कैसे ट्रांसपोर्ट गतिविधि कर सकते हैं बिना कोई हल्ला गुल्ला के या कोई कोविड का उल्लंघन, वो सुनिश्चित करें कल से।
और तीसरा गोडाउन्स। 3 चीज़ ही वर्किंग हो सकेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी बंद कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकेगी। सारी जो हाट बाज़ार फिर लगने लग गई थी, आदेश में मना किया गया था, फिर भी लगने लगी थी, इनको कल सख्ती कर रहे हैं। कल से कोई भी जो हाट बाज़ार लगती है, चाहे चौधरा मंडी के बाहर लगे, चाहे अन्य जगहों पे लगे, सख्ती से हटाया जाएगा कल इसको। इसमें थाने स्तर पे नगर निगम, मजिस्ट्रेट और टीआई 3 की टीम संयुक्त रूप से चलेगी। ऊपर सभी लेवल पे सीएसपी एसडीएम साथ में रहेंगे, एडिशनल एसपी डीएम रहेंगे। अनावश्यक रूप से मूवमेंट बहुत लोग कर रहे हैं। सब्जी किराना और दूध लेना है तो अपने जहाँ घर है उसके निकट स्थान पे जाके ही आप लीजिए। अगर कोई आपको मोहल्ले से बहुत दूर कोई पाया जाता है इस नाम से कि वो सब्जी किराना या फल खरीदने गया है, तो गलत माना जाएगा। कल से अरेस्ट शुरू होगी। जो अनावश्यक पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी होगी, अस्थायी जेल पे उनको सीधे डाला जाएगा, उनको 151 में। जब हाट बाज़ार से हटाया जाता है तो अनावश्यक विरोध करते हैं और उसी नाम से हर बार ये लोग उसका लाभ भी लेते हैं और बैठ गए हैं। संक्रमण चूँकि फैल रहा है, लोग जाते हैं खरीदने, वापस संक्रमण फैलता है। तो हमने ये बोला है कि अगर कोई विरोध करता है तो आप अरेस्ट करिए उसको। आप क्या अपील करें? घरों में ही रहें। अगर इंडस्ट्री चालू भी है, इंडस्ट्री के लोग अगर संचालकगण अगर घर में रह के इंडस्ट्री संचालित कर सकते हैं या 1-2 घंटे जाके फिर वापस आ सकते हैं, घर में रह सकते हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा जो एक्टिविटीज़ परमिट की है हम लोगों ने, वो भी यथासंभव मिनिमम स्टाफ को बुला के अपनी एक्टिविटी करें। उनका प्रोडक्शन जितना भी है अगर कम हो रहा है तो कम के मान से ही अपना स्टाफ को बुलाएं, अनावश्यक स्टाफ को ना मिलाएं ताकि घरों में रह सकें वो। और बाकी जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, कोई भी वो अपना घर से बाहर नहीं निकले और कोई भी उस एक्टिविटी में शामिल नहीं हो। 0 टॉलरेंस में कार्रवाई करेंगे। अनावश्यक घूमता पाया गया कार्रवाई होगी। विरोध करेगा तो 151 गिरफ्तार करके अस्थायी जेल भेजा जाएगा। संख्या में पेट्रोल पंप खुले रहेंगे शहर में। उसके अलावा हाईवे के पेट्रोल पंप्स रहेंगे, बाकी सारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। जो पक्की दुकानें हैं कहीं पे जहाँ एक ही जगह पे दुकान खुलती है, बंद होती है सब्जी फल की, वो अलाउड रहेगी। बाकी ठेलों में चलित रूप से अपना फेरी लगा के लोग बेचे सब्जी, खड़े रहेंगे तो कार्रवाई होगी। फिर समझना चाहिए कि अभी क्रिटिकल स्थिति है, संक्रमण बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और ये जो जनता कर्फ्यू है ये इस शहर के नागरिकों के हित में है और सभी को इसमें उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ये सख्ती जो की जाएगी ये सभी के हित में है और इस युद्ध में हमको जीतना है। सभी का सहयोग अपेक्षित है। यदि कोई इसका पालन में यदि कोई गफलत करेगा तो सख्त वैधानिक कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। इसको सुचारू करना और इसको सफल बनाना सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि शहर का हमें सहयोग इसमें मिलेगा। 144 का बड़ा क्लियर ऑर्डर है, उसका पालन हम अनिवार्य रूप से कराएंगे। इसमें सामूहिक तौर पे मजिस्ट्रेट्स, पुलिस और नगर निगम का अमला रहेगा और सुबह से ही इसका अनुपालन करेंगे ताकि ये आने वाले 10 दिन में हम संक्रमण की जो ये चेन है इसको तोड़ सकें और सबको सुरक्षित रख सकें। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान राहुल गांधी पर साधा निशाना। उनका बंगाल में कोई कार्यक्रम नहीं था, रैली निरस्त कर वाहवाही बटोर रहे। राहुल के पॉजिटिव होने पर बोले झूठ बोले इसलिए कोरोना हुआ। बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। शहर की कोरोना की स्थिति पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। अगले 8 दिन में 1500 बेड तैयार होंगे, जिनमें 100 आईसीयू होंगे। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अभी 65 मीट्रिक टन की जरूरत है, ये जरूरत 125 मीट्रिक टन तक की जाएगी। हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। रिलायंस से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी, हम कंटेनर की व्यवस्था कर रहे हैं। 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में वितरित हो रहे हैं। 10,000 इंजेक्शन का बल्क ऑर्डर दिया है, वो 3 दिन में मिलेगा। विजयवर्गीय ने कहा भविष्य की प्लानिंग की गई है, कोविड की चेन को तोड़ना जरूरी है। जनता खुद करे कर्फ्यू का पालन, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम लाए। देखिए, कल 6ठे चरण के चुनाव हैं और मुझे लगता है कि कल ही हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएंगे। कल के मतदान के बाद 7वें 8वें में हमारी सीट 200 तक पहुंचेगी। तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम 100% सरकार बनाएंगे। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, कांग्रेस के प्रचार बंद करने से और प्रचार करने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस है ही नहीं। वहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है, मालदा में और मुर्शिदाबाद। उसके अलावा कांग्रेस है ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए, वहाँ लोग ही नहीं आए। उनका काम खत्म हो गया। राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूँगा। तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले? ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था। 2 जिले में कांग्रेस ने, वहाँ 2 जिलों में सभा कर दी। उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था।
है जी, झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। अभी माननीय मंत्री जी और शंकर जी ललवानी के नेतृत्व में एक जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई है और बैठक में वर्तमान समय में क्या परिस्थिति है, कोविड को लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारी है और भविष्य में यदि ये बीमारी और बढ़ती है तो उसकी क्या तैयारी है, सरकार की जवाबदारी, समाज की जवाबदारी, जनप्रतिनिधि की जवाबदारी और मैं उसको जोड़ रहा हूँ अपनी ओर से मीडिया की जवाबदारी। हम सब की जवाबदारी यहाँ पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब बातों पे विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन से संबंधित थी। हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता पहले 65 टन ऑक्सीजन मेट्रिक टन की आवश्यकता थी, वो बढ़कर अब 100 हो गई है और भविष्य में 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी की, पहले 65 की थी, उसकी तैयारी कर ली थी, पर अब पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो 100 तक पहुंच गई है, पर वो 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी भी कर ली। जैसा आपको विदित ही है कि रिलायंस ने पहले 60 भेजी है, अभी हमने इस बैठक में ही अभी मैंने रिलायंस के अधिकारियों से बात की है, उन्होंने कहा कि हम 100 तक भी दे सकते हैं, पर हमारे पास कंटेनर नहीं है। तो अभी कंटेनर की व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं कि आप कंटेनर की व्यवस्था करें। जामनगर से 100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ जाएगी, 2-3 दिन में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो सकेगी। अभी 60 टन तो आ रही है। इसके साथ ही कल मैं रात को पीतमपुर गया था। पीतमपुर में हमारे 2 मित्र हैं, मेरे बड़े पारिवारिक मित्र हैं। एक संजय अग्रवाल, जो लगभग पहले उन्होंने 600 का कहा था, फिर 1000 का कहा, अभी 1200-1400 सिलेंडर रोज़ भर रहे हैं और निःशुल्क दे रहे हैं। शहर एक बड़ा खर्चा कर रहे हैं शहर के हित के लिए। बोले शहर ने मुझे बहुत दिया, तो इस विपरीत परिस्थिति में मुझे भी शहर को कुछ देना चाहिए, ऐसा संजय अग्रवाल जी ने। हमने कहा कि कुछ हम नॉमिनल आपका बिजली का बिल खर्चा ये सब दे देते, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं, मेरी जवाबदारी है कि मुझे शहर के लिए कुछ करना चाहिए। तो अभी 1200 से 1400 सिलेंडर डेली दे रहे हैं। आ रही थी कि 1 तारीख से अगर कैलाश विजयवर्गीय मैदान में आते तो अभी तक तो पूरा मामला समझ जाता था, लगातार सोशल मीडिया पर बात आ रही थी, लेकिन आप चुनाव के कारण वहाँ व्यस्त रहे। लेकिन अगर आप पहले आ जाते तो बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। नहीं, काफ़ी कुछ शार्ट आउट हो गई है और वहाँ से जितना मेरे को कर सकता था मैंने बंगाल से बैठकर ही किया, पर वहाँ मेरी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब लास्ट 3 फेज़ के इलेक्शन हैं वहाँ। टोसी सा रिपोर्ट नहीं किया जा सकता जब टोसी जिसकी शॉर्टेज चल रही है। अभी क्या है, ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बताता हूँ, बंद करके क्या एक प्रोटोकॉल तय करें, किसको लगना चाहिए, किसको नहीं लगना चाहिए। चाहे जो थोड़ा सा बुखार आता है, मेरे को रेमडेसिविर चाहिए, उसको चाहिए, आवश्यकता ही नहीं। जिसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाए सिर्फ उसी को लगाना है। तो अभी आधा पैनिक तो इसलिए हो रहा है कि किसी को भी बुखार आया तो खट से कहता मेरे को तो रेमडेसिविर चाहिए। तो इसका एक प्रोटोकॉल है कि जिसका ऑक्सीजन लेवल सिर्फ नीचे जाएगा उसी को देना है, सबको नहीं देना है। तो इसलिए इसके बारे में भी समाज में समझना पड़ेगा सबको कि ये इंजेक्शंस, अगर आपको सामान्य बुखार है, यदि आपको खांसी आ रही है, आपको थोड़ा सा चेस्ट में सामान्य इन्फेक्शन है, तो आप एंटीबायोटिक लेकर दूर हो सकते हो। उस समय इस इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल है। अगर आपने स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया तो उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो किसको देना, किसको नहीं देना, इसके बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए और इसका एक प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना चाहिए। तो हमने कहा है कि डॉक्टर्स की एक बार और आप सीनियर डॉक्टर्स की बैठक बुलाएं और उनके द्वारा समाज में बताएं कि किसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। तो बीमारी कहाँ तक जाएगी, हमें दूर दृष्टि भी रखना होगी। तो एक तो वर्तमान जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास
M5 के अंदर अभी 2 फ्लोर खाली है। उस 2 फ्लोर के अंदर पूरे बेड, पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था हम करेंगे। गीता भवन, रमेश जी ने बताया ESI हॉस्पिटल, वहाँ 200 बेड हो सकते हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सेवा कुंज, बापना, मेट्रो हॉस्पिटल, गुरुजी न्यास, ऐसे सब हॉस्पिटल्स के बेड और ऑक्सीजन का पूरा नेटवर्क हमें खड़ा करना है। ये हमने 8 दिन का समय दिया है। हमारे पास 1500 बेड और तैयार हो जाएंगे, जिसमें लगभग 100 ICU के होंगे। और तो ये हमारी भी अभी तैयारी प्रारंभ हो गई। एक सबसे बड़ी समस्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। 2 भागों में हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, एक सरकारी, एक प्राइवेट। सरकारी हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है उसको तो इंजेक्शन मिल रहे हैं, पर प्राइवेट में हॉस्पिटल में है उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। आज मैंने कहा कि हमारे लिए पेशेंट है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का, प्राइवेट वालों को भी मिलना चाहिए। तो यदि इनके पास एक्स्ट्रा आ जाते थे तो ये लोग स्टोर कर रहे थे। अभी हमने भोपाल बात की अधिकारियों के सामने ही, और ये निर्देश दिए कि वे जितने पेशेंट हैं उतने ही इंजेक्शन अगले दिन के लिए रखें, बाकी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दें। अभी 1500 इंजेक्शन अभी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैं भी अपने स्तर पर, सरकार भी अपने स्तर पर इसका प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि इंजेक्शन की समस्या भी 3-4 दिन में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक बल्क ऑर्डर हमने दिया है, यदि वो सक्सेस हो गया, यदि वहाँ से आ गया तो एक 5-10 हज़ार इंजेक्शन एक साथ आ जाएंगे। तो जो अभी एकदम लोग भाग रहे हैं इंजेक्शन के पीछे, वो दूर हो जाएगी। तीसरा, हमने एक भोपाल हमीदिया में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री PC शर्मा का बयान। मामले में कुछ बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं, इसलिए मामले की CBI जांच होनी चाहिए। हमीदिया अस्पताल में जांच के बाद कई भ्रष्टाचार के मामले आ सकते हैं सामने। इंदौर और भोपाल शहरों को भारतीय सेना के हवाले छोड़ देना चाहिए, तभी स्वास्थ्य व्यवस्था सही रहेगी। 3 महीने के निःशुल्क राशन को लेकर विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। 30 अप्रैल तक पूरा प्रदेश बंद है, मगर ऐसी स्थिति में गरीब लोगों का क्या जो रोज कमाते हैं और खाते हैं। PC शर्मा ने कहा, प्रदेश में लोगों को राशन और सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। देश और प्रदेश में चुनाव के कारण कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अभी आया कि भोपाल और मधुबनी 30 अप्रैल तक यही व्यवस्था रहेगी, लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। वो गरीब लोगों का क्या होगा जो रोज कमाते खाते थे? कह तो दिया गया है कि उनको 3 महीने का अनाज मिलेगा, ये तो 2 महीने का मिल ही चुका है, 1 महीने का बचा है। और अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी दुकान पे तो बहुत ज़्यादा अनाज आ गया है, फिर बाजरा आ रहा है, लोग बाजरा खा नहीं पा रहे हैं। तो इनको इक्वली सभी पूरे भोपाल के हर वार्ड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अभी भी राशन मिल नहीं पा रहा है और लोग इस बात से लेकर परेशान हैं। सब्जियां नहीं मिल पा रही, उसकी कोई व्यवस्था ठीक से हो नहीं पाई। जो पहले व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं नहीं है, जो 3-4 महीने मिले उसमें व्यवस्थाएं हो नहीं पाई। और चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे मधुबनी की सरकार, ये इन लोगों ने जो चुनाव खेला, ये जो चुनाव हुए हैं, इनकी वजह से मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, ये महामारी ज़्यादा फैली है। और कई लोगों ने आगाह भी किया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। लेकिन अब भोपाल और इंदौर जैसी जगहों में ये व्यवस्था करना होगी, लोगों के घर पे अनाज पहुँचे और आर्मी को स्वास्थ्य का पूरा मैनेजमेंट दे दिया जाए। देखिए क्या है कि प्रशासन और सरकार, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, क्योंकि महामारी जिस तरह से फैली हो, जिस तरह से अस्पतालों में व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं, लोगों की जान जा रही है, सरकार क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इसलिए जो मैं बार बार कहता हूँ कि आर्मी को सौंपा जाए। रामनवमी का त्यौहार है और इस रामनवमी के त्यौहार पर मैं
सभी भोपाल वासी और मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भगवान राम ने जो जीने की पद्धति सिखाई थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने, मैं समझता हूं कि उसका पालन अगर हो तो कोरोना से लड़ाई और आसान हो जाएगी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद मिले भगवान राम का कि कोरोना से वो बच सकें। दूसरा जो बात कि मंत्री जब आएंगे रिबन कटेगा फिर इसको चालू किया जाएगा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय शुक्ला जी काफ़ी काम वहाँ पर कर रहे हैं और इस मामले में हाईकोर्ट ने पूरे अपने आदेश जारी कर दिए कि सब व्यवस्था कैसी हो। अब कोविड सेंटर के लिए मंत्री जाएंगे और तब तक रुके रहेंगे जब तक फीता काटेंगे तब होगा। आरती करेंगे आप, ऑक्सीजन की गैस आ गई, तो ये सब डिले होगा और डिले से होगा कुछ नहीं, लोगों की जान जाएगी। मकसद केवल होना चाहिए कि लोगों की जान कैसे बचे। इस मकसद के अलावा कोई मकसद नहीं होना चाहिए। कोई पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है, कोई फोटो छपाने की आवश्यकता नहीं है, केवल लोगों की जान कैसे बचे एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए। उसके लिए दवा, ऑक्सीजन, तुरंत हेल्प, ये सब एम्बुलेंस, ये सब चीज़ सरकार की जिम्मेदारी वो करे। रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स चोरी हुए, खुलासा आया कि केवल कुछ ही चोरी हुए, बाकी 450 और ज़्यादा इंजेक्शन वहीं पे रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये लंबा घोटाला है, कोई बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसीलिए मैंने कहा था कि सीबीआई जांच होना चाहिए। कुछ इंजेक्शन तो वहाँ लग गए दिल्ली के अंदर और बाकी कुछ यहाँ दे दिए गए। जो वीआईपीज को इशू हुए हैं वो इंजेक्शन वो नाम खुलासा होना चाहिए। वो खुलासा हो गए तो ये पता लगेगा कि आखिर इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और जब सीबीआई की जांच होगी तो और क्या क्या घपले मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी शासकीय अस्पताल हमीदिया और गांधी मेडिकल कॉलेज में क्या घपले चल रहे हैं ये सब क्लियर हो सकेगा। इसलिए इसकी सीबीआई जांच हो। और जिस तरह का माहौल चल रहा है कि अभी भी ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन आ नहीं रही है। आज एक अस्पताल से के मरीज का फ़ोन आया कि अस्पताल कह रहा है कि भैया ऑक्सीजन की व्यवस्था तुम खुद करो। कहाँ से करेगा इंडिविजुअल आदमी जिसका पेशेंट एडमिट हो गया है। तो कुल मिला के केंद्रीय रक्षा मंत्री ने भी कहा कि जो मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हैं वो मदद करेंगे, मिलिट्री मदद करेगी। तो मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल ये इसको आर्मी को पूरी व्यवस्था दे देना चाहिए, यहाँ की जो मेडिकल व्यवस्था है, तभी लोगों की जान बचेगी। और मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि छोड़े एडबाजी और लोगों की जान बचाने के लिए आर्मी को हैंडओवर कर दें। क्योंकि जिस तरह से देखा है कल भदौदा में जो फ्यूनरल्स हुए हैं लगभग 100, बाकी जगह अलग और समाचार पत्रों में छपा है। तो ये जो स्थिति हाथ से निकलती जा रही है इसको रोकने का यही तरीका है। और अब मध्य प्रदेश के माननीय हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन्स 1 घंटे में उपलब्ध कराना और ऑक्सीजन चाहे प्राइवेट हो चाहे शासकीय अस्पताल उसको उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार इससे बच नहीं सकती, उसको करना होगा। और जिस तरह से चीज़ें छप रही हैं समाचार पत्रों में, खुद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि इतने लोगों की जान चली गई और ऑक्सीजन नहीं है, ये खुद उनके बयान है। तो कुल मिलाकर स्थिति भयावह है और इसको अगर लोगों की जान बचाना है तो आदमी को हैंड ओवर करना है। ये एक मिनट रुके जा।